तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। और चैप्टर हम लोगों का है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सबसे पहले हम लोगों को जानना ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसको हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं जो किसी भी बिजनेस में रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड, जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं फिर उसकी रिपोर्टिंग करते हैं। तो रिपोर्टिंग हम अलग अलग फॉर्मेट में करते हैं, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा भी कुछ होते हैं जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, बहुत सारे स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स, चेंज इन इक्विटी, मतलब ये तो तीन है ही हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं। तो इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ अलग नहीं होता। ये जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट है ना, वही क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, किसी भी कंपनी के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। पहली चीज़, हर कंपनी का एक रजिस्टर ऑफिस होता है या हेड ऑफिस होता है। हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, उसका एड्रेस होता है। वहाँ पर ये सारे स्टेटमेंट्स होने चाहिए। हर कंपनी के रिकॉर्ड्स आप अपने घर नहीं रख सकते। कंपनी का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे कंपनी के सारे पेपर्स होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि कुछ यहाँ पर है, कुछ वहाँ पर है, रुकिए मैं अभी ले आता हूँ। या आपकी कंपनी के 4 ब्रांच है तो कुछ एक ब्रांच पे, कुछ दूसरे, ऐसा नहीं, एक जगह सारे होने चाहिए। हाँ, इसकी कॉपी अलग अलग जगह अगर है तो कोई बात नहीं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और वहीं सारे रिकॉर्ड्स होने चाहिए। दूसरा है कि जो भी रिकॉर्ड्स होने चाहिए वो ट्रू एंड फेयर होने चाहिए। ट्रू एंड फेयर का मतलब है कि जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें, भरोसा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप लिख के रख दें। तो प्रॉपर तरीक़ा से होना चाहिए, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो करके होना चाहिए। और अगर ऑडिट ज़रूरी है तो ऑडिटेड होना चाहिए, तो आप उस पर ट्रस्ट करेंगे। तो एक तो स्टेटमेंट्स होने चाहिए, दूसरे ये कि वो ट्रू एंड फेयर भी होने चाहिए। और तीसरा,
अक्रूरल बेसिस पे होना चाहिए। मतलब अगर ट्रांजैक्शन हुआ है बिजनेस में तो चाहे वो कैश में हुआ हो या क्रेडिट, उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि पैसा अभी आया नहीं इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब जो यहाँ स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं उसमें कैश और नॉन कैश, क्रेडिट और कैश, उधार और नगद, हर तरह के ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी अक्रूरल बेसिस पे होना चाहिए। चौथी चीज़ जो है, जो अकाउंटिंग आप करेंगे वो डबल एंट्री सिस्टम पे होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे स्टेटमेंट बनाएंगे वो सिंगल एंट्री नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग करते हैं डेबिट क्रेडिट, और एटलीस्ट 8 ईयर्स का रिकॉर्ड्स प्रिजर्व होना चाहिए, मतलब रखना चाहिए। हर कंपनी को अपने यहाँ कितने 8 साल तक का रिकॉर्ड संभाल के रखना होता है। ये अलग बात है कि आप उसे फिजिकल फॉर्म में रखें, डिजिटल फॉर्म में रखें, या दोनों फॉर्म में रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के टाइम में लोग डिजिटल भी रखते हैं डेटा, मेल पे, पेन ड्राइव में, क्लाउड से। तो कहने का मतलब ये बेसिक चीज़ हो गई कि अगर आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं तो उसके हेड ऑफिस में उस कंपनी से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट मिलेंगे। अगर कोई ऑडिटर जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर जाता है या कोई इन्वेस्टर जाता है और वो आपकी कंपनी से फाइनेंशियल डेटा लेना चाहता है, कोई इन्फॉर्मेशन, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये यहाँ नहीं है वहाँ पर है, तो वहाँ होना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि क्या होना चाहिए, तो मैंने बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा होना चाहिए तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए और प्रॉपर अकाउंटिंग के साथ अक्रूरल बेसिस पर मेंटेन होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए, और 1 साल का नहीं 8 साल तक का डेटा आपके पास होना चाहिए। हाँ, 9 साल पुराना डेटा अगर है तो 1 साल पीछे वाला जो हटा सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टैच्यूटरी बुक्स। स्टैच्यूटरी बुक्स का मतलब ये हुआ कि एज पर लॉ रिक्वायर्ड्स बुक्स, मतलब नियम के अनुसार ये आपके कंपनी में ये सारी बुक्स होनी चाहिए। जैसे पहला बुक्स है रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब किसी भी कंपनी में कितने सारे ही लोग क्या करते हैं, तो किसने कितना किया, कब किया,
ये सारी इंफॉर्मेशन इस रजिस्टर में मिलेगी। दूसरा है रजिस्टर ऑफ चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि हर काम का कुछ फीस होता है। लाइक आपको कंपनी की जनरल मीटिंग की रिकॉर्डिंग चाहिए, प्रोसीडिंग की डिटेल्स चाहिए, या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनकी कॉपीज़ चाहिए, तो आपको मिल तो जाएंगी क्योंकि आप स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं। लेकिन उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो पे करने पड़ते हैं, तब आपको उसकी कॉपीज़ मिलती हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसका ये मतलब है कि कंपनी में कितने सारे लोग हैं, किसके पास कितना शेयर्स है, किसने कितना पेमेंट किया है, किसका कितना पेमेंट बाकी है, वो इन्फॉर्मेशन इस रजिस्टर से मिलेगी। फिर नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर। आपको पता है कि एक कंपनी शेयर भी इशू कर सकती है और डिबेंचर भी। तो सपोज़ कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है, तो जो लोग भी खरीदेंगे डिबेंचर्स, उनकी भी तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, उसके लिए एक रजिस्टर्ड होता है। उसके बाद है मिनट्स बुक्स। मिनट्स बुक्स का मतलब ये होता है कि जब कंपनी की मीटिंग होती है कभी भी, तो मीटिंग में क्या बात हुई, क्या फैसला लिया गया, लोगों की क्या राय थी, वो सारी चीज़ें मिनट्स बुक्स में लिखी जाती हैं। लेकिन सारी बात लिखने का मतलब जो मुख्य बात है, किसी मीटिंग का जो सार होता है, निष्कर्ष होता है, द समरी ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब सब कुछ नहीं, जो उसका निष्कर्ष है उसको लिख दिया जाता है, ताकि कभी भी कोई शेयर होल्डर या स्टेक होल्डर्स जानना चाहता है कि मैं उस मीटिंग में नहीं था तो क्या बात हुई, क्या फैसले लिए गए, कौन से काम किए गए, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल जाएगी? मिनट्स बुक से। रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आर अरेंजमेंट। आप जानते हैं कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोग नेचुरल पर्सन है। तो जैसे हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे भी कंपनी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर किसी आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट किसी से है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कितने दिन के लिए है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या बातें हैं, वो जानना जिन लोगों को ज़रूरी है वो इसकी कॉपी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर। किसी भी कंपनी में कोई भी काम खुद से नहीं होता। कंपनी का जो काम होता है वो डायरेक्टर के द्वारा ही होता है। डायरेक्टर डायरेक्शन देता है और बाकी स्टाफ उस डायरेक्शन, उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। यानी कंपनी का जो माइंड होगा वो डायरेक्टर समझ लीजिए ब्रेन है। बाकी जो ऑर्गन्स बॉडी के हैं वो ब्रेन के हिसाब से वर्क, बिल्कुल ठीक वही पोजीशन डायरेक्टर का है। तो किसी कंपनी में कौन कौन लोग डायरेक्टर हैं, उसका बिजनेस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी है, लाइक
विकास दिव्यकीर्ति का नाम सुना होगा, दृष्टि आईएएस के फाउंडर हैं और साथ में सोशोलॉजी और दर्शन यानी फिलॉसफी के बहुत बड़े स्कॉलर्स हैं। तो अगर वो किसी दूसरी कंपनी में जाके डायरेक्टर बन जाए तो फिर उस कंपनी का नाम अचानक से हो जाएगा। यानी दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डायरेक्टरशिप का होता है। कंपनी भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे होते हैं मेन, उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके मूवमेंट से कंपनी के मूवमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। इस वजह से जब कोई नया इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जाता है तो वो ये पहले ये देखता है कि कंपनी को चलाने वाले लोग कौन हैं, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर ऑफ मिल जाएगी, तो उसे फेथ होगा, ट्रस्ट होगा, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट कर लेगा। फिर उसके बाद है लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आप जानते हैं कि हर कंपनी लोन लेती भी है, देती भी है। तो बिज़नेस कर रहे हैं तो आप बैंकों से लोन लेंगे, तो एक रजिस्टर्ड होना चाहिए कि इस कंपनी का किस किस बैंक से कितना लोन है, कितना देना बाकी है, कितना दिया जा चुका है। तो कोई भी अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करेगा, आपकी आर्थिक स्थिति को चेक करेगा, तो पहले ये भी तो चेक करेगा ना कि आपकी लायबिलिटी तो कहीं ज़्यादा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बिल्डिंग है और हमने डिसाइड किया कि इसे ख़रीदना है, तो ओनर्स ने कहा कि ये बिल्डिंग हम आपको इतने लाख रुपए में, सपोज़ 10 लाख में दे देंगे, लेकिन असेट्स भी आपकी और इस बिल्डिंग के ऊपर जो लायबिलिटी है वो भी आपकी। तो जब वो हमारे नाम से बिल्डिंग हुई तो पता चला कि ये तो लायबिलिटी इस पे 50 लाख रुपए की है, तो 10 लाख से तो हमें ओनरशिप मिल गई, लेकिन लायबिलिटी भी मेरे खाते में आ गई, तो 50 और 10 लाख मिलके 60 लाख हो गई मेरी। तो इसलिए किसी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि डायरेक्टर कौन है, तो ये भी देखा जाता है कि इस कंपनी के ऊपर किस किस बैंक का कितना लोन है और कंपनी ने लोन अब तक कितना दिया है, और दिया भी है तो टाइम से पे किया है या नहीं, इससे बहुत कुछ मालूम हो जाता है। फिर उसके बाद है रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर कंपनी ने कितना शेयर इशू किया, कितना सब्सक्राइब हुआ, कितना पेड हुआ, कितना अनपेड हुआ, किस शेयर का कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपको जाननी है तो उसके लिए रजिस्टर एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ इशूइंग। तो कहने का मतलब ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं या रजिस्टर्ड हैं जिन्हें आपको रखना ही होगा। इसके अलावा और आप जो रखते हैं वो तो अलग हो गया, इतना तो मैंडेटरी हो गया, ये करना ही करना है एक पब्लिक कंपनी के लिए, रजिस्टर्ड कंपनी के लिए, जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उस कंपनी के लिए, ये आपको करना है। ये रजिस्टर और डॉक्यूमेंट्स, जब भी कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो प्रॉस्पेक्टर होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है, रजिस्टर्ड होता है, उसमें लिखा होता है कि किस किस ने प्रॉस्पेक्टस ख़रीदा है, किसने पेमेंट किया, किसने पेमेंट नहीं किया, किसका कितना पेमेंट आया, किसके नाम से शेयर अलॉट हुआ, किसका अभी
पैसा पेंडिंग है अलॉटमेंट का, किसका अलॉटमेंट हो गया। अगर आपको टोटल डिटेल्स चाहिए शेयर्स के बारे में तो उसके लिए एक पर्टिकुलर रजिस्टर बनाया गया है। फिर एनुअल रिटर्न्स, हर कंपनी साल में एक बार एजीएम के बाद, एजीएम मतलब एनुअल जर्नल मीटिंग, साल में एक बार होती है। हर कंपनी एक बार जो साल में मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 60 डेज के अंदर एक फॉर्म, उसका नाम है MGT7, MGT7, जिस पर डायरेक्टर की साइन होती है और कंपनी सेक्रेटरी की। साइन होती है, साइन होने के बाद इसे आरओसी को जमा कर दिया जाता है। तो हर कंपनी साल में एक एनुअल जनरल मीटिंग के बाद एक फॉर्म जमा करती है जिसका नाम है एनुअल। हर कंपनी एक रिटर्न फाइल करती है, एनुअल रिटर्न, जिसका नाम है MGT7, जिस पर डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी का साइन होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा था कि क्या क्या होना चाहिए, वो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 128 के हिसाब से बता रहा था। सेक्शन 128 के हिसाब से बता रहा था कि एक कंपनी में क्या क्या होना चाहिए, कितने साल तक रजिस्टर्ड को मेंटेन करना चाहिए, अकुरल बेसिस पे होना चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होनी चाहिए, स्टैच्यूरी आपके पास बुक्स या रजिस्टर्स होना चाहिए, एनुअल रिटर्न्स फाइल्स होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का जिक्र कहाँ किया गया है? कंपनी एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन। तो हमको सेक्शन 128 के हिसाब से इन चीज़ों को क्या करना है? फॉलो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अंडर सेक्शन 129। 129 क्या कहता है कि हमें कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाने हैं। रजिस्टर तो आपने देख लिया। अब 129 ये कहता है कि आपको कौन कौन से स्टेटमेंट्स बनाने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है बैलेंस शीट बनाना है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। फिर और एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये आपको प्रिपेयर करना है सेक्शन 129 के हिसाब से। तो अब ये टॉपिक हुआ बेसिक चीज़ें। अब इसका जो बैलेंस शीट बनाना है आपको,
कंपनी एक्ट के हिसाब से बस उसको डिफाइन करना है जो एक्सेल पे होगा। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में थियरी का पार्ट था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं, कौन से रजिस्टर मेंटेन होते हैं, कौन से स्टेटमेंट तैयार होते हैं, किसका क्या मीनिंग है, वो सब चीज़ हम किस में देख रहे थे। हाँ,